हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जे। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोगों ने फिजिक्स में एक और अच्छा सा प्रॉब्लम पिकअप किया है। बेसिकली ये प्रॉब्लम एस क्रोटोव की बुक से लिया गया है और ये प्रॉब्लम का डिस्कशन मैं यहाँ पर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम से जो रिज़ल्ट डिराइव होके आता है वो रिज़ल्ट काफ़ी यूनिक है और ये बहुत सारे प्रॉब्लम में इस रिज़ल्ट की हेल्प से हम लोग काफ़ी सारा प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं और इनफैक्ट कई बार तो ये होता है कि हम लोग डायरेक्ट आंसर पे ही पहुंच जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व करने के यहाँ पर दो मेथड है, वो दोनों ही मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में ऐसा क्या खास है जो कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें पहले हम लोग एक बार प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में कुछ ऐसा गिवन है, अ यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल रोप पासेस थ्रू अ स्मूथ पाइप ऑफ इरेगुलर शेप. The length of rope is L and the vertical gap between the ends of the rope is H. If the rope is released from rest, then find its initial acceleration. तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई एक ये यहाँ पर इरेगुलर शेप का एक पाइप है और इसके अंदर एक यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल रोप है जो इस तरह से रखी हुई है। रोप की लेंथ गिवन है L और रोप के जो दो एंड्स हैं, टॉप एंड यहाँ पर है और बॉटम वाला एंड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल गैप है, वर्टिकल गैप वो h के बराबर गिवन है। वर्टिकल गैप इज h। अब यहाँ प्रॉब्लम में ऐसा दिया गया है कि अगर इस रोप को यहाँ से रेस्ट से रिलीज कर दिया जाए तो रिलीज करते ही ये रोप एक्सेलरेट करेगा क्योंकि सारे सर्फेसेस यहाँ पर स्मूथ हैं, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, ये पाइप भी स्मूथ है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही इसको छोड़ा जाएगा ये यहाँ से एक्सेलरेट करते हुए नीचे आएगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ रोप बताना है। तो इनिशियल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रोप का कैलकुलेशन इसमें हमें देखना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें दो मेथड है। वैसे मैं ये चाहूँगा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको ट्राई करके देखें कि ये कैसे सॉल्व होता है। 1-2 मिनट की कोशिश करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, इसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो दो डिफरेंट मेथड है, पहले इसमें सबसे बेसिक जो मेथड है मैं उस पर आता हूँ। इस तरह के प्रॉब्लम्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैं इसके सोल्यूशन में एक छोटी सी बात पहले शेयर करता हूँ। इसका सोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पर इस पूरे रोप के लिए अगर हमें कैलकुलेशन देखना है एक्सेलरेशन का, तो हमें ये देखना होगा कि इस पूरे रोप को ड्राइव करने वाला फोर्स क्या है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसमें इंक्लिनेशन दिया है थीटा, ये फिक्स सरफेस है और ये सरफेस स्मूथ है। इसके ऊपर अगर ऐसे कोई एक ब्लॉक रख दिया जाए जिसका मास m है, तो इस केस में अगर हम लोग इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसमें इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो इस ब्लॉक के वेट का, इस ब्लॉक का वेट मान लीजिए ब्लॉक का मास m है तो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस वेट का एक कंपोनेंट होता है पैरेलल टू दी सरफेस। इस कंपोनेंट को हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हैं। सरफेस के पैरेलल है इसलिए इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। और ये जो सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स है वहां पर mg का कंपोनेंट क्या होता है, mg साइन थीटा, ये कंपोनेंट है mg साइन थीटा। और ये वाला फोर्स ही इसको एक्सेलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि mg cos थीटा वाला कंपोनेंट किससे बैलेंस हो जाता है, नॉर्मल से, इस तरह से। तो ये जो mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट है फोर्स का, वही इसको एक्सेलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके देखें कि इसका एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इसमें यहाँ पर कहीं पर एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लेता हूँ इस रोप का, कुछ इस तरह से, जिसका लेंथ मैं मान लेता हूँ dl। पूरे रोप का मास सपोज कर लेते हैं स्मॉल m, पूरे रोप का मास मान लेते हैं स्मॉल m। यूनिफॉर्म रोप है तो dl लेंथ में जो मास होगा उसको dm लिखा जा सकता है। dl लेंथ में जो मास होगा उसको dm लिख सकते हैं। और dm की वैल्यू क्या होगी, dm की वैल्यू अगर हमें लिखनी हो तो ये मास पर यूनिट लेंथ इनटू गिवन लेंथ, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है m/l मल्टीप्लाइड बाई dl। ये वैल्यू है इसमें dm की। अब यहाँ पर ये जो एक छोटा सा पोर्शन हमने dl का कंसीडर किया, इसको हम लोग ऐसे एक स्ट्रेट पोर्शन के जैसे सपोज कर सकते हैं और इधर इसमें
यहाँ पर इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया जाए और इस ट्राइंगल पर इधर एक बेस वाला एंगल अगर हम लोग थीटा सपोज करें, तो ये ट्राइंगल एक इस तरह के वेज के जैसे बिहेव कर रहा होगा, जिसमें इस यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है। तो इस पार्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए यहाँ पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, या उसको अगर हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलें, तो इस स्मॉल पार्ट के लिए जो टेंजेंशियल फोर्स होगा उसको हम लोग स्मॉल टेंजेंशियल फोर्स लिख सकते हैं, DFT, स्मॉल टेंजेंशियल फोर्स DFT। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्मॉल टेंजेंशियल फोर्स की, DMZ साइन थीटा, DMZ साइन थीटा। यहाँ पे DM की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। DM की वैल्यू को अगर रिप्लेस किया जाए, M डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई DL, Z को इस साइड लिख लेते हैं और इसके साथ में लिख देते हैं साइन थीटा, इस तरह से। तो ये कैलकुलेशन है किसका, DFT का। DFT की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो ओवरऑल जो टेंजेंशियल फोर्स होगा उसका कैलकुलेशन भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओवरऑल टेंजेंशियल फोर्स का कैलकुलेशन कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ D ऑफ F टेंजेंशियल की हेल्प से, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mg डिवाइडेड बाई L, mg डिवाइडेड बाई L, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा DL, साइन थीटा DL, ऐसा लिख सकते हैं। साइन थीटा में थीटा भी वेरिएबल है और DL भी इसमें एक एलिमेंट की लेंथ है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहें तो साइन थीटा का वेरिएशन करस्पॉन्डिंग टू L, ये हमें पता नहीं किस तरह से, लेकिन अगर इस पूरी लेंथ को हम लोग एक साथ देखें DL साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिए ये लेंथ है DL, इस DL का ये बेस वाला पार्ट क्या होगा, DL cos थीटा, और जो इसका वर्टिकल पार्ट है, ये वर्टिकल पार्ट क्या है, DL, वर्टिकल पार्ट है DL साइन थीटा। तो ये जो DL साइन थीटा वर्टिकल पार्ट है, इसको हम लोग इस हाइट का एक स्मॉल पार्ट मान सकते हैं, और इसको क्या लिखा जा सकता है, DH, DL साइन थीटा इज इक्वल टू DH। और वहां से ये कैलकुलेशन हमें क्या मिल जाएगा, mg डिवाइडेड बाई L, mg डिवाइडेड बाई L इंटीग्रेशन ऑफ DH। सॉल्व करने के लिए लिमिट अप्लाई कर देना है, DH में 0 टू H, यहाँ फोर्स 0 से FT। तो इसकी हेल्प से अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी mgh डिवाइडेड बाई L। ये हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स का कैलकुलेशन है। और एक बार टेंजेंशियल फोर्स हमें मिल जाए तो इसी को किससे इक्वेट करा देना है, m इंटू ए टेंजेंशियल से, क्योंकि पहले से किसी भी तरह की वेलोसिटी रोप में नहीं है, तो इनिशियल जो भी एक्सेलरेशन है वो सरफेस के पैरेलल ही होगा, इसलिए टेंजेंशियल फोर्स को मास टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें अगर हम लोग इन दोनों पार्ट को कंपेयर करें तो देखिए m से m को कैंसिल किया जा सकता है, ये वाला m और यहाँ पर m, इन दोनों को अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा gh डिवाइडेड बाई l। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ गई इसमें, g टाइम्स h डिवाइडेड बाई l। ये एक कैलकुलेशन है और यही अपना रिक्वायर्ड आंसर भी है, यही क्या है, अपना रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो ये तो हम लोगों ने एक तरीके से इसको सॉल्व किया है, इसका एक दूसरा सोल्यूशन है वो भी अभी देख लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो इसमें क्या था, जो रोप है वो यूनिफॉर्म है। दूसरी बात, इसमें जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है, g टाइम्स h डिवाइडेड बाई l। तो इसमें h और l पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। l का यहाँ पर क्या मतलब था, l का यहाँ पर मतलब है लेंथ ऑफ रोप। l क्या है इसमें, लेंथ ऑफ द रोप, जो भी रोप है उसका टोटल लेंथ क्या है l। और h इसमें क्या है, h है वर्टिकल गैप, ध्यान रखना है h क्या है, वर्टिकल गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोप, एंड्स ऑफ द रोप।
तो इस तरह से अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखें और इस एक्सेलरेशन के रिजल्ट को याद रखें तो ऐसे रोप वाले बहुत सारे प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के बनते हैं, फ्रेम होते हैं, जिनको कि हम लोग सीधे सीधे इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट उनका आंसर दे सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। इसी प्रॉब्लम का अगर हम लोग कोई दूसरा सोल्यूशन देखना चाहें, अगर इस प्रॉब्लम का एक दूसरा सोल्यूशन देखना चाहें तो उसमें हम लोग एक बार इसको और देख लेते हैं। इसका मेथड 2 देख लें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और मेथड 2 जो इसका है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। तो चलिए एक बार दूसरा मेथड और देखते हैं। दूसरे मेथड में हम लोगों को क्या करना है, जैसे इस रोप को हमने रिलीज़ किया और रिलीज़ करते ही इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो इसमें हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जैसे ही हमने रोप को रिलीज़ किया, ये रोप थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर हम लोग इस रोप का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, तो ये रोप का अपर एंड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लेते हैं ये रोप डिस्प्लेस होकर यहाँ से इधर तक डिस्प्लेस हो गया। ये लेंथ कितना है, डेल्टा एस। तो यहाँ से ये जितना डिस्प्लेस हुआ उतना पार्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ये वाला लेंथ हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या मिलेगा, डेल्टा एस। इस तरह की एक सिचुएशन आएगी। तो जैसे ही हमने इसको रिलीज किया, ये रोप थोड़ा सा आगे बढ़ा, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में रोप थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ से ये कोई डेल्टा एस आगे बढ़ गया और लोअर एंड इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डेल्टा एस आगे बढ़ जाएगा। और इस प्रोसेस में पूरा रोप एक वेलोसिटी गेन करेगा, स्पीड गेन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए इसमें इस रोप को जो भी स्पीड मिल रही होगी उस स्पीड का कैलकुलेशन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से लिख सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हमें हेल्प लेनी हो तो यहाँ पर वर्क करने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखें तो भले ये पूरा रोप यहाँ से स्लाइड हो रहा हो, लेकिन अगर हम लोग इसमें देखना चाहें तो इधर से लेके इधर तक का जो रोप है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस लेंथ में चेंज क्या हुआ है, यहाँ से लेंथ कम हो गया और यहाँ पर लेंथ बढ़ गया है। तो अगर हम लोग इनफैक्ट देखें तो इसमें यहाँ से जो मास था रोप का, वो यहाँ वाला मास यहाँ पर चला गया है। सिर्फ हम लोग इतना ही समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग इस बात का ध्यान दें तो इस पार्ट में जितना भी मास है वो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ पर आ गया है। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस पार्ट का मास डेल्टा एम है तो इनफैक्ट वो वर्टिकली एच डेप्थ तक नीचे आ गया है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है या वर्टिकली एच तक वो नीचे आया है। तो अगर हम लोग इस डेल्टा एस पार्ट के लिए मास को डेल्टा एम लिखें तो वो ग्रेविटी का जो वर्क आएगा इस पार्ट पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू जी इंटू एच। ये होगा ग्रेविटी का वर्क। और डेल्टा एम की वैल्यू को कैसे लिखना है, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो कि डेल्टा एस है। मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल और डेल्टा एस इंटू जी इंटू एच। ये तो क्या है, ग्रेविटी का वर्क है। अब ग्रेविटी ने जो भी वर्क किया वो क्या होगा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने का क्या मतलब है, के फाइनल माइनस के इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर। और पहले से ये रुका हुआ था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0, इस तरह से। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, m से m कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी ये देख लेते हैं। तो v स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें जी एच बाई एल, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ जी एच डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एस। ये कैलकुलेशन है v स्क्वायर का। और अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें और एक एनालॉजी यूज़ करें कि भाई अगर बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन को देखा जाए तो बहुत स्मॉल टाइम में एक्सेलरेशन में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम लोग उस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं, रोप के पास जो भी इनिशियल एक्सेलरेशन है। और अगर थोड़ी देर तक वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो v का स्क्वायर होगा उसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, v का स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी गिवन है, 0, पहले से ये रेस्ट पे था। तो v स्क्वायर कितना हो गया, 2a डेल्टा एस। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर दें, v का स्क्वायर 2gh बाई एल इंटू डेल्टा एस, तो इससे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, gh डिवाइडेड बाई एल।
यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है और इस अप्रोच से ये कितना ईजिली सॉल्व हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने वर्क एनर्जी का यूज़ किया है। तो वर्क एनर्जी से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ये सबसे बढ़िया मेथड होता है, इसमें कैलकुलेशन कम से कम है। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी यहीं ख़त्म नहीं होता है। ये तो हम लोगों ने दो डिफरेंट अप्रोच से रिजल्ट डिराइव कर लिया और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, इसमें हमने कोई रेगुलर शेप कंसीडर नहीं किया है। रोप का कोई इरेगुलर शेप होगा तो ही हम लोग इस तरह का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई जो चीज़ इरेगुलर शेप के लिए वैलिड है वो रेगुलर शेप के लिए तो वैलिड होगी ही होगी, ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर इस बात का हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर और लेके आया हूँ और उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। ये आप लोग वीडियो देखिएगा, प्रॉब्लम देखिएगा और घर पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका सलूशन का डिमांड कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ इसमें, इस पे बेस्ड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस तरह से एक प्रॉब्लम लिया है। ये ऐसे एक फिक्स्ड पुली है, यहाँ से इसको फिक्स कर रखा है, पुली स्मूथ है, इसके ऊपर एक रोप है, यूनिफॉर्म रोप है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। इस रोप का टोटल लेंथ दिया गया है L इज इक्वल टू पाई आर और R इसमें क्या है, रेडियस ऑफ पुली। पुली का रेडियस है R और रोप की टोटल लेंथ गिवन है पाई आर। अब इस रोप को जैसे ही छोड़ा जाए, इस रोप को छोड़ते ही इसका इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम पूछा गया है, इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, यहाँ पर इज है, इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। जैसे ही इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाए, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रोप हमें फाइंड करना है। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन है, रेडियस ऑफ पुली इज R, पुली का रेडियस क्या लेना है, R के बराबर, लेंथ ऑफ द रोप इज L इज इक्वल टू पाई आर, रोप की लेंथ कितनी लेनी है, पाई आर के बराबर, एंड ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, सारे सर्फेसेस में स्मूथ हैं। इस प्रॉब्लम को आप लोग खुद से ट्राई करिए, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स अभी और हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप लोगों ने पहले इसको सॉल्व किया भी हो, क्लास में ही सॉल्व कराया गया हो। इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर एक स्मूथ पुली है, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म रोप पास हो रहा है और इनिशियली यहाँ इसमें ऐसा दिया गया है कि ये जो दोनों एंड्स, यहाँ पर जो रोप के दो एंड्स हैं वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। रोप के दोनों एंड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। अब इस प्रॉब्लम में ऐसा दिया गया है कि इफ द रोप इज पुल्ड बाय अ डिस्टेंस x एंड देन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप इज L एंड ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ। सरफेस स्मूथ है, रोप का टोटल लेंथ L है और इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है कि अगर किसी एक एंड को x डिस्टेंस तक खींच के रिलीज कर दिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन रिलीज करते ही क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी तो ये दोनों सेम लेवल पर हैं, इस एंड को मैंने यहाँ से x डिस्टेंस नीचे ऐसे खींच लिया इस तरह से और इसके बाद रिलीज कर दिया, तो यहाँ से खींच के रिलीज करने के जस्ट बाद रोप का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इस प्रॉब्लम में पूछा गया है। इसको भी आप लोग घर पे ट्राई करिए। इसी तरह का एक एग्जांपल और है अपने पास, इसको भी घर पे ही ट्राई करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, दोनों साइड से इंक्लाइंड है, एक साइड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और दूसरे साइड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। ये सरफेस स्मूथ है और इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म रोप रखा गया है। इस रोप की लेंथ गिवन है L, यहाँ वाला एंगल है अल्फा और यहाँ वाला एंगल है बीटा। तो प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया गया है, अ यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल रोप ऑफ लेंथ L, ये लेंथ है, लेंथ, a uniform flexible rope of length L is kept over the inclined surfaces of a fixed base having base angles alpha and beta where alpha is greater than beta। अल्फा बीटा से ज़्यादा है, ये दोनों बेस वाले एंगल है, ये बेस फिक्स है और इसके ऊपर यूनिफॉर्म रोप रखा गया है जिसका टोटल लेंथ L गिवन है। कैसे रखा गया है, such that the two ends of the rope lies at same horizontal level। रोप के दोनों एंड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लाई करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हम लोगों ने शो कर रखा है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई करते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, इफ द रोप इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। अगर इस सिचुएशन में रोप को रेस्ट से रिलीज कर दिया जाए तो इस रोप का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा।
तो इसमें जैसे अगर दोनों साइड एंगल बराबर होता और ये दोनों एंड भी बराबर लेवल पर होते, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते, तो इनिशियल एक्सेलरेशन हम लोग सीधे सीधे लॉजिकली 0 बोल सकते थे। इस बार ये दोनों एंगल बराबर नहीं है अल्फा और बीटा, लेकिन ये लेवल सेम है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है दोनों एंड का। और अब हमें इसमें ये बताना है कि इस रोप का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा जैसे इसको रिलीज किया जाए। तो इसको भी आप लोग घर पे ट्राई करिए पहले। इसमें एक दूसरा पार्ट और पूछा गया है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, इफ द वन एंड ऑफ द रोप इज पुल्ड बाय अ डिस्टेंस x, अगर इस रोप के एक एंड को x डिस्टेंस तक खींच के छोड़ दिया जाए एंड देन रिलीज्ड, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। तो पहले तो इसी तरह से छोड़ने पे क्या एक्सेलरेशन आएगा ये पूछा गया, और दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है कि अगर इस रोप को किसी भी एक साइड, मान लीजिए मैं इस साइड इसको x डिस्टेंस तक ऐसे खींच के रिलीज कर देता हूँ, x डिस्टेंस तक खींच लिया और फिर इसको रिलीज कर दिया, तो इसमें छोड़ने के जस्ट बाद इनिशियल एक्सेलरेशन रोप का कितना होगा ये और बताना है। तो ये 3 प्रॉब्लम आप लोग घर पे ट्राई करिए। जेईई एडवांस के लिए ये तीनों ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, और इसको सॉल्व करने से पहले जो प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि क्रोटोव का एक अच्छा प्रॉब्लम है, उसका कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो रिजल्ट डिराइव करके आया है, हालांकि वो बहुत ईजिली डिराइव हुआ है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसकी हेल्प से तीनों ही प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो इसको तीनों ही प्रॉब्लम घर पे एक बार ट्राई करिए, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आज ये वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। इसी तरह का एक और वीडियो लेके फिर जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। स्टडी वेल एंड टेक केयर। बाय बाय।